Hello everyone. So welcome back to Gyan Mimamsa monthly magazine June 6th वीडियो. ठीक है. एंड अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये मेंस का थर्ड एंड लास्ट वीडियो है. जो मंथली मैगजीन है वो कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे रिलीज कर दिया है एंड रिस्पॉन्स इज गुड. ठीक है. इफ यू कैन सी व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज कि आई हैव एक्सप्लोर्ड मल्टीपल मैगजीन्स जो भी मैगजीन्स अवेलेबल है मार्केट में. अच्छे अच्छी मैगजीन्स हैं एंड आई हैव यू नो मेंस के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आई वोंट से वेरी अननेसेसरी बट वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आते रहते हैं या फिर बहुत जरूरी नहीं है, वो मैंने एलिमिनेट किए हैं. प्री का भी मैं आई हैव ट्राइड टू कीप इट मोर कंसाइज ताकि बहुत अननेसेसरी इंफॉर्मेशन की जो की जरूरत नहीं है वो ना हो. एंड आई हैव ट्राइड टू कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. तो टोटल अगर बात करते हैं तो 93 टॉपिक्स हैं प्री के एंड 19 टॉपिक्स हैं मेंस के मैगजीन के अंदर. सो यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो जो हमारा थर्ड एंड लास्ट वीडियो है इस मेन सीरीज का. जून मंथ का हमारा कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट विल टेक अप विद द जुलाई वन. ठीक है. सो फर्स्ट आर्टिकल इज अष्टलक्ष्मी. ठीक है. ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनटू इंडियाज ग्रोथ इंजन. तो ये अष्टलक्ष्मी जो स्कीम है, ठीक है, इट इज लाइक फॉर दिस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए. ठीक है. तो रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट रीजन को प्रधानमंत्री ने अष्टलक्ष्मी की तरह डिस्क्राइब किया है, राइट. एंड द गवर्नमेंट हैज एम्फसाइज्ड फ्रॉम शिफ्टिंग एक्ट इज टू एक्ट फास्ट. ठीक है. तो इसके लिए बहुत सारा कुछ कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में. तो लेट्स सी क्या क्या कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी क्यों कहते हैं, तो मोस्टली बिकॉज ऑफ द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. एंड इट ड्रॉ द वर्ड अष्टलक्ष्मी कहां से इंस्पायर्ड है, फ्रॉम 8 मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी. गॉडेस लक्ष्मी के 8 रूपों से इट इज मैनिफेस्टेड, इट इज ड्रॉन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ गॉडेस लक्ष्मी. ठीक है. तो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इसलिए इसको अष्टलक्ष्मी मॉडल, ग्रोथ मॉडल भी बोल रहे हैं. क्या क्या है इसमें मॉडल के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, डिजिटल इकोनॉमी, एनर्जी, ह्यूमन डेवलपमेंट, कनेक्टिव. अगेन 8 पिलर्स. ठीक है. 8 स्टेट्स, 8 पिलर्स एंड अष्टलक्ष्मी. तो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट. वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे, रोड, रेलवे, टनल्स, एयरपोर्ट्स एंड वाटरवेज हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग यही के ऊपर है. इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन है, उन्नति एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं. इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म. डिजिटल इकोनॉमी के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप्स. एनर्जी के लिए हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स. ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्किल डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन विद आसियान थ्रू मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट. ये स्ट्रेटेजी के 8 पिलर्स के फोकस एरियाज हैं. तो नॉर्थ ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजिकली, तो जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है. 5 कंट्रीज के साथ इसका बॉर्डर है, राइट. लेट्स हैव अ लुक एट दिस. ठीक है. तो these are the 7 sisters plus सिक्किम, 7 + 1 8 अष्टलक्ष्मी. ठीक है. तो स्टेट्स आ गए हैं. एरिया ऑलमोस्ट 8% ऑफ इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया एंड अराउंड 3.8% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन रिजाइड्स इन दीज 8 स्टेट्स. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, 5400 किलोमीटर बाउंड्रीज शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार एंड नेपाल से. सो दीज आर अगेन आप देख सकते हैं नेपाल, राइट, एंड म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश एंड चाइना. ठीक है. अराउंड 65% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, द हाईएस्ट रीजनल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया. ठीक है. तो फॉरेस्ट कवर जो है रीजन के हिसाब से सबसे ज्यादा यहीं पे है. ओवरऑल जितना एरिया उसका 65% इज फॉरेस्ट एरिया. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, पार्ट ऑफ इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और अराउंड 200 मोर देन 200 ट्राइब्स यहाँ हैं. क्यों इंपॉर्टेंट है, आसियान कनेक्टिविटी के लिए. नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है. ब्रह्मपुत्र एंड बराक माइटी रिवर्स आर देयर एंड नोन फॉर इट्स यूनिक कल्चर, फेस्टिवल, हैंडीक्राफ्ट्स एंड क्यूजीन्स. ठीक है. तो यही सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी है, देख लेते हैं दोबारा से, राइट. शेयर्स बॉर्डर्स विद 5 कंट्रीज मैंने जो बताया. ठीक है. नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार एंड चाइना, राइट. एक्ट्स एज इंडियाज लैंड ब्रिज टू साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया के लिए इधर देयर इज अ वे थ्रू सी और थ्रू लैंड. इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी, बिम्स्टेक, बीबीआईएन जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उनका. देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, रिच है ऑयल, नेचुरल गैस, बैम्बू, लाइमस्टोन एटसेट्रा में. 40% ऑफ इंडिया हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, इंस्टॉल नहीं हो पा रहे हैं उस लेवल पे. इमर्जिंग हब फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड इको टूरिज्म, राइट. कनेक्टिविटी जो आईएमटी की बात की थी, कलादान मल्टी मॉडल,
ट्रांजिट इनकी हमने बात करी थी इंडो म्यांमार में इसी वाली बुकलेट के पिछले वीडियो में। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, बॉर्डर हार्ट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के लिए थ्रू इंडिया म्यांमार मोस्टली। ठीक है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ऐसे मैंने बताया, इंडो बर्मा का पार्ट है, मेजर कार्बन सिंक है क्योंकि बहुत वास्ट फॉरेस्ट कवर है, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पीएम डिवाइन है, भारतमाला है, ये तो चलो ठीक है सबके लिए है, बट जो सेला टनल है ये अरुणाचल प्रदेश कामेक डिस्ट्रिक्ट में है, बोगबिल ब्रिज असम में है, धोला सदिया ब्रिज, इसको भूपेन हजारिका सेतु भी बोलते हैं, ये भी असम में है, धोला टू सदिया। ठीक है, देन उड़ान कनेक्टिविटी, उड़ान रेलवे एक्सपेंशन, इनलैंड वाटरवेज, पीएम गति शक्ति, ये भी नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव है। देन एग्रीकल्चर, MOVCD NER, ये है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। MOVCD ये इन जनरल भी है और NER के लिए अलग से भी है। नेशनल बैम्बू मिशन है, ऑब्वियसली इट इज फॉर होल कंट्री, बट नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू बहुत ज्यादा तो वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। देन GI टैग प्रमोशंस है, राइट। देन इंडस्ट्री में उन्नति स्कीम है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम्स है, राइट। देन डिजिटल के लिए भारत नेट 4G सैचुरेशन प्रोग्राम, अगेन ये जनरल है बट नॉर्थ ईस्ट में इनको बेटर इंप्लीमेंटेशन की चल रही है, मतलब दे आर ट्राइंग। देन बॉर्डर डेवलपमेंट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, अगेन दे आर इन जनरल सारे इंडिया के बॉर्डर एरियाज के लिए, बट दे आर आल्सो ट्राइंग टू इंटीग्रेट द नॉर्थ ईस्ट इन दिस सो दैट वहां पे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अच्छे से लाए जा सके। Then what are the emerging opportunity? देखिए ASEAN has become very important part of India's foreign policy. India's economic जो ट्रेड पार्टनरशिप है आसियान के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट। सो एक्ट ईस्ट का मेन गेटवे है अपना नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया। एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड थ्रू बिम्स्टेक एंड BBIN, ऑब्वियसली जो हम बात कर चुके हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए हब है, GI प्रोडक्ट्स के लिए हब है क्योंकि इट इज अ कल्चरल हब, राइट। इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म एंड वेलनेस टूरिज्म की ग्रोथ वहां पे हो सकती है, दैट इज अ highly potential opportunity. Then hydropower, renewable energy development, obviously bamboo based industry and bioeconomy, and logistics and manufacturing under China+1 strategy. China+1 strategy हम देख चुके हैं ऑलरेडी, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। Then what are the key challenges? देखिए बेसिकली ये सारे कॉमन चैलेंजेस जो आपको पता होने चाहिए, बट इफ यू रीड इट तो यू विल बी एबल टू राइट बेटर। डिफिकल्ट टेरेन एंड कनेक्टिविटी गैप्स, तो अच्छा कीवर्ड है कनेक्टिविटी गैप्स, ठीक है। वी वुड राइट लैक ऑफ कनेक्टिविटी, rather write connectivity gaps. Then limited industrial and private investment, ethnic conflicts and insurgency in some areas, illegal migration and trans-border crimes, climate vulnerability, अभी जैसे असम फ्लड्स हैं, राइट, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक एटसेट्रा, delays in implementation of strategic infrastructure projects, environmental concerns, right, as we have already मतलब बात कर चुके हैं हम इस चीज की कि 65% वहां पे फॉरेस्ट एरिया, तो दैट इज अ ह्यूज कंसर्न। इसकी वजह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स समटाइम्स दे गेट हॉल्टेड। क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अंडर पीएम गति शक्ति को एक्सेलरेट करें? आई हैव ऑलरेडी टॉक कि पीएम गति शक्ति इज ऑलरेडी देयर इम्प्लीमेंटेड, बट वी नीड टू एक्सेलरेट इट। IMT हाईवे जो हमने बात की थी और कलादान प्रोजेक्ट, उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू। बायलैटरल एंड ट्राइलेटरल जो हाईवेज है उनको पूरा करें। प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म, ग्रीन इंडस्ट्रीज, ताकि बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्योंकि लॉस ना हो, क्योंकि एज आई सेड इट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वैल्यू चेंज फॉर बैम्बू, टी, स्पाइसेस एंड हॉर्टिकल्चर जो वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो फ्लोरिकल्चर, राइट। देन ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बॉर्डर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है टू स्टॉप द इंसर्जेंसी। पीस बिल्डिंग थ्रू डायलॉग एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस विद द नेबरिंग कंट्रीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, and then leverage northeast as gateway to ASEAN and Indo-Pacific as well. Not only ASEAN but Indo-Pacific के लिए भी जरूरी है। Then conclusion, क्यों जरूरी है, क्या है अष्टलक्ष्मी प्रोजेक्ट, क्यों कनेक्टिविटी है? You can connect all of these with विकसित भारत 2047. Then again these keywords, अष्टलक्ष्मी, कभी भी नॉर्थ ईस्ट का जिक्र आए तो you can, even if it is not regarding अष्टलक्ष्मी in itself, you can use this keyword क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो रहा है and a lot of students will be writing it, right? Then obviously नॉर्थ ईस्ट के लिए चिकन नेक, ट्राइलेटरल हाईवे, विकसित भारत, जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये ऐसे कीवर्ड्स है जो आपके आंसर राइटिंग में होने चाहिए। यू नीड टू इंटीग्रेट दीज इन योर आंसर राइटिंग। ट्राई टू राइट आंसर्स ऑन डेली बेसिस, रोज एक दो आंसर्स लिखिए। अभी अगर आप ये मैगजीन कर रहे हैं तो राइट, देयर आर 19 टॉपिक्स। आई विल आल्सो पोस्ट 19 क्वेश्चन फ्रॉम 19 टॉपिक्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। आप वो लिखिए एंड यू कैन आल्सो शेयर देम विद मी। आपको
ट्राई कीजिए कि आप यहाँ से देख के कीवर्ड डालिए, एंड आई विल आल्सो एक्सप्लेन कि आप कैसे उन कीवर्ड्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर, राइट। Then next topic is inclusive transformation towards equitable and sustainable development. तो टॉपिक है inclusive transformation. क्यों है ये? क्योंकि अभी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हुई है काफी, जो रिसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग। तो 2023 मतलब अराउंड 10 इयर्स में इट हैज रिड्यूस्ड टू अराउंड 18% कम हुई है। तो 25 करोड़ लोग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं, ठीक है। तो इंडिया का शिफ्ट जो वेलफेयर सेंट्रिक अप्रोच टू इंक्लूसिव एंड ह्यूमन डेवलपमेंट लेड ग्रोथ पे आया है। दिस इज व्हाट दिस डेटा शोज। तो ये जो डेटा होते हैं ये लिखने होते हैं मेंस में, राइट, एंड ट्राई टू इंटीग्रेट दिस डेटा इन इकोनॉमिक्स आंसर डेफिनेटली, राइट। होता क्या है इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन? इंक्लूसिव एंड ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड से पता चल रहा है, द टाइप ऑफ डेवलपमेंट जिसमें इक्विटेबल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज एंड पब्लिक सर्विस, स्पेसिफिकली फॉर वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। क्यों? ताकि वो जो बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको वो भी पार्टिसिपेट कर सके, उसके बेनिफिट्स को वो उठा सके, राइट। दैट इज व्हाट इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन इज, राइट। सो कभी भी अगर ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन, तो ट्राई टू राइट स्पेसिफिक कीवर्ड्स, ठीक है। इक्विटेबल एक्सेस, ठीक है। देन स्पेसिफिकली फॉर वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, रीप द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इस टाइप के कीवर्ड्स यूज करने हैं उसमें, राइट। सो दिस इज अ गुड वे टू इंट्रोड्यूस एनी क्वेश्चन जहां पे आपको इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछा जा रहा है। क्या क्या होगा इसमें? इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन, ये सब उस चीज में आएगा। इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए पहले इंक्लूसिव डेवलपमेंट था, अब इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, राइट। बट इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है, तो ट्राई टू यूज दीज थिंग्स, ठीक है। आर्टिकल 38, 39, 41, 46, 47 सब डीपीएसपी है, राइट। तो डीपीएसपी क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो स्टेट को they are directed to the states, directed towards the state for welfare of the people, ठीक है। तो इनके अंडर इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो यू नीड टू यूज दिस थिंग्स इन योर आंसर राइटिंग एज वेल, राइट। क्या है पिलर्स इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन के? हेल्थ केयर, बेसिक सर्विसेज, लाइवलीहुड्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, टारगेटेड इंक्लूजन। इसके बहुत सारी चीजें अभी चली हुई है। क्या क्या मेजर इनिशिएटिव्स है अगर देखें तो बेसिक सर्विसेज के लिए वाटर के लिए जल जीवन मिशन है, सैनिटेशन के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, पीएम आवास योजना हाउसिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सौभाग्य स्कीम, एलपीजी के लिए पीएम उजाला योजना, हेल्थ केयर के लिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, राइट। सो ये जन आरोग्य योजना, सॉरी, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये बेसिक उसमें आएंगी, सर्विसेज की जरूरत है उसमें आएंगे। नाउ आपका हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन आ जाता है सब कुछ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं। आयुष्मान भारत का एक्सपेंशन है, समग्र शिक्षा अभियान है फॉर क्वालिटी एजुकेशन, देन मिशन इंद्रधनुष फॉर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, पोषण अभियान फॉर न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर थ्रू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, राइट। दीज आर अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। देन लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक्सपेंशन ऑफ मनरेगा थ्रू जी राम जी, right, the new name of Manrega. Then women's empowerment through NRLM self-help groups. Then skill development through Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana and Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana, right. Then street vendors through PM Swanidhi and promotion of traditional artisans through PM Vishwakarma, right. Then financial and digital inclusion के लिए बहुत सारे again schemes हैं जो चली हुई है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर चुके ऑलरेडी, जनधन योजना है, डीबीटी है, आधार इनेबल्ड सर्विसेज है, यूपीआई, भारत नेट कनेक्टिविटी, पीएम मुद्रा योजना, ई श्रम पोर्टल, these are all part of digital public infrastructure for financial and digital inclusion. Then targeted development of vulnerable group, इसके लिए भी specific schemes हैं। aspirational district program, पीएम जनमन for particular पीवीटीजी, right, जनमान सॉरी, पीएम जुगा for tribal infrastructure, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, फॉरेस्ट लाइवलीहुड प्रमोशन अंडर पीएम वन धन योजना, राइट। अगेन ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये स्कीम्स हैं जो इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट कर रही हैं, राइट। तो इस चीज में हम बहुत सारे एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं एंड विद द कीवर्ड्स, राइट। देन व्हाट आर द अचीवमेंट? सोशल डेवलपमेंट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की हमने बात की, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव हुई है, बेटर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स है, इसका डेटा वगैरह आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। फाइंड सम डेटा एंड राइट हियर इटसेल्फ। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज एक्सपेंड हुआ है,
फाइनेंशियल इंक्लूजन इंप्रूव हुआ है, डिजिटल पेमेंट इंप्रूव हुई है, एंड इनहांस लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट। वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इंप्रूव्ड एक्सेस टू एलपीजी है, इंक्रीज फीमेल पार्टिसिपेशन इन लाइवलीहुड प्रोग्राम्स। अगेन यहाँ पे भी आप कुछ फैक्ट्स एंड डेटा यूज कर सकते हैं, राइट। देन परसिस्टेंट चैलेंजेस है, ऑब्वियसली रीजनल डिस्पैरिटी है, मैल न्यूट्रिशन है, स्टंटिंग अभी भी काफी है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी, डिजिटल डिवाइड अभी भी है, राइट। देन क्वालिटी गैप्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी इज डिफिकल्ट, राइट। जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको एक्सपेंड करने के लिए फिजिकल सस्टेनेबिलिटी अभी भी कम है। हमारा जो ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट है, इट इज लिटिल हायर ऑन द हायर साइड, राइट। देन व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, लास्ट माइल डिलीवरी इंप्रूव कर सकते हैं, ग्रेवियंस रिड्रेसल को इंप्रूव कर सकते हैं, लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे हैं तो ट्राइबल एंड रूरल एरियाज में भी बढ़ाना चाहिए, जैसे हमने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की भी बात की। एंड सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इंप्रूव करना है, वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन टू कैपेबिलिटी एनहांसमेंट, ठीक है, की बात करनी चाहिए। जो एजुकेशन स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए हर किसी कुछ चल रहा है, देयर इज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, बट देयर आर स्टिल गैप्स, तो इन गैप्स को फिल करने की जरूरत है, राइट। देन अगेन कीवर्ड्स एंड एवरीथिंग यू कैन रीड एंड यूज। देन नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो फाइनेंस वर्सेस मीजो फाइनेंस। अब होता क्या कि इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम अ मिसिंग मिडल मैन कंसेप्ट। मिसिंग मिडल मैन क्या होता है, मीडियम साइज फर्म्स जो है इंडिया में अभी भी बहुत कम है, माइक्रो है देन लार्ज है, मीडियम साइज फर्म्स आर द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी, ठीक है। और क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी फाइनेंसिंग का इश्यूज है, वन ऑफ द इश्यूज है, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंसिस तो चल रहा है, राइट, बट मीजो फाइनेंसिस, मिडिल जो इंडस्ट्रीज है, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज, उनके लिए फाइनेंसिस अभी भी देयर आर सर्टेन इश्यूज, तो उसकी हम बात करेंगे। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, तो स्मॉल वैल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज है, क्रेडिट, सेविंग, इंश्योरेंस, रेमिटेंस एक्सेट्रा, किसको, लो इनकम होल्ड्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, माइक्रो एंटरप्राइजेस को जो हम देते हैं। खासकर जो ग्रामीण बैंक मॉडल मोहम्मद यूनुस जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था 2006 में, उसके बाद से ये वाला जो कंसेप्ट है माइक्रो फाइनेंस का, ये काफी इंप्रूव हुआ है, सो गुड। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंप्रूव करना, रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू क्रेडिट एक्सेस, एनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड एम्पावर वुमेन एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज, सपोर्ट लाइवलीहुड जनरेशन, ये माइक्रो फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंडिया में सक्सेस की बात करें माइक्रो फाइनेंस का, तो बहुत अच्छा एक अगर एग्जांपल बात करें तो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव है। 17 करोड़ प्लस वुमेन आर एसोसिएटेड विद 14 लाख प्लस सेल्फ हेल्प ग्रुप। इंडिया में 14 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 17 करोड़ से ज्यादा वुमेन एसोसिएटेड है। 46% of microfinance loans are used for income generative activities. It's a huge amount, huge वो percentage. फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू जन धन आधार एंड डिजिटल पेमेंट्स इंप्रूव हुआ है, राइट। इनिशिएटिव्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, मुद्रा योजना है, आरबीआई का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है, यूनिफॉर्म रेगुलेशन फॉर ऑल रेगुलेटेड माइक्रो फाइनेंस एंटिटीज, गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उन सब के लिए जो भी रेगुलेशन है उनको यूनिफॉर्म किया। नबार्ड रिफाइनेंस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं इसमें जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है फॉर माइक्रो फाइनेंस। इश्यूज क्या है या लिमिटेशन क्या है माइक्रो फाइनेंस की, स्मॉल उसके लिए कंजप्शन एंड लाइवलीहुड लोन्स के लिए है, तो बहुत ज्यादा इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है। लिमिटेड है लोन साइज, तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन नहीं दे रहे हैं। हाई इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, डेफिनेटली क्योंकि थोड़ा रिस्क ज्यादा रहती है। मल्टीपल बोरोइंग होती है, तो कई बार क्या होता है 1 2 3 तक लोन चल रहे होते हैं किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के, तो इंडेक्टनेस बढ़ जाती है। लिमिटेड सपोर्ट फॉर स्केलिंग माइक्रो इंडस्ट्रीज इनटू स्मॉल बिजनेसेस, मतलब उनको माइक्रो ही रखते हैं, स्मॉल होने के लिए ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिलती है, कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, कोई ट्रेनिंग वगैरह है बट उतनी लिमिटेड ही है, बहुत अच्छी नहीं है। देन क्रेडिट असेसमेंट जो है रीपेमेंट पे फोकस करते हैं, मतलब कि बैंक्स जो है अपना एनपीए बचाने की कोशिश ज्यादा करते हैं, इस चक्कर में क्या है कि क्रेडिट उतना डिसबर्स भी नहीं कर सकते हैं। अब बात करेंगे मीजो फाइनेंस क्या है, कि मीजो फाइनेंस है तो फाइनेंशियल सर्विसेज दैट ब्रिज द गैप बिटवीन माइक्रो फाइनेंस एंड ट्रेडिशनल बैंक लेंडिंग बाय प्रोवाइडिंग मीडियम साइज फ्लेक्सिबल लोन, ठीक है, ताकि जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है ये मीडियम साइज इंटरप्राइजेस बन सके, ठीक है। एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, बट मीडियम इज मिसिंग इन इंडिया, तो इसको फाइनेंस करने को मीजो फाइनेंस बोलेंगे। क्या है फीचर्स, मीडियम साइज लोन है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी लोन है, वर्किंग कैपिटल सपोर्ट है, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट है,
इंटरप्राइज ओरिएंटेड क्रेडिट असेसमेंट रादर देन रीपेमेंट ओरिएंटेड, ठीक है, कि इंटरप्राइज वायबल है या नहीं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एसेट क्रिएशन, फैसिलिटेट ग्रेजुएशन फ्रॉम माइक्रो एंटरप्राइजेस टू एमएसएमई, माइक्रो से मीडियम लाने का फैसिलिटेशन है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस टारगेट ग्रुप क्या है? लो इनकम हाउस होल्ड। मीजो फाइनेंस है ग्रोइंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो ऑलरेडी माइक्रो एंड स्मॉल है उनको मीडियम तक लाने के लिए। लोन साइज बहुत छोटा होता है, मीडियम साइज है। पर्पज कंजम्पशन, लाइवलीहुड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। पर्पज इसका बिजनेस एक्सपेंशन, एसेट क्रिएशन। रीपेमेंट शॉर्ट टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। रिस्क असेसमेंट, ग्रुप बेस्ड लेंडिंग, एंटरप्राइज एंड कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग, ठीक है। यहाँ पे रीपेमेंट कैपेबिलिटी देखने की बजाय एंटरप्राइज देखेंगे। देन आउटकम फाइनेंशियल इंक्लूजन है। मेन पर्पस माइक्रो फाइनेंस का फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जबकि मीजो फाइनेंस का ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट है, राइट। इंडिया को क्यों चाहिए मीजो फाइनेंस? एमएसएमई ग्रोथ को, जो माइक्रो एंड स्मॉल है उसको मीडियम तक लेके आएंगे, मीडियम मिसिंग है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डेफिनेटली, एसेट क्रिएशन यस, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएंगे, फैसिलिटेट ग्रेजुएशन, वही जो हमने बात की, माइक्रो एंड स्मॉल को मीडियम तक लेके आएंगे। चैलेंजेस, हायर क्रेडिट रिस्क है। क्यों? क्योंकि ज्यादा है, लाइक ऑब्वियसली लोन अमाउंट ज्यादा है। वीक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अब स्मॉल इंटरप्राइजेस जो ऑलरेडी हैं उनके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं होते हैं, तो उनको लोन देना ही टू ब्रिंग देम टू मीडियम कैन बी अ लिटिल रिस्क। कोलेट्रल नहीं होती है उनके पास, तो बैंक अगेन एनपीए का डर रहता है। स्ट्रॉन्गर बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, अब ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ लोन देके छोड़ दिया, जब तक उस लोन, जिस कंपनी को लोन दिया है या जिस एंटरप्राइज को लोन दिया है उसको टेक्निकल सपोर्ट या मतलब बाहर से ट्रेनिंग वगैरह का नहीं होगा, तो वो लोन फिर से इट माइट नॉट वर्क एंड अगेन इट मेंट द एंटरप्राइज में फेल। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी भी उतना वो नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। देन फाइनेंशियल लिटरेसी अभी भी कम है। इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको अभी भी बहुत सारी चीजों का नहीं पता है, क्योंकि जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है दैट इज लैकिंग, राइट। कुछ एग्जाम्पल है, इनिशिएटिव्स हैं, जैसे बांग्लादेश का ब्रैक है, बांग्लादेश रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट कमेटी, जो 1972 से चली आ रही है। देन BAAC थाईलैंड का मीडियम साइज एंटरप्राइज प्राइजेस के लिए। बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स, ठीक है। इंडिया का स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मुद्रा है, ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, पता ही आपको। देन वर्ल्ड बैंक है, एसएमई, बहुत सारे वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को वो करते, प्रमोट करती है। एंड देयर आर सर्टेन वे फॉरवर्ड डेडिकेटेड मीजो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, की जरूरत है हमें, राइट। देन एक्सपेंड क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म इन टू रिड्यूस लेंडिंग रिस्क। अभी माइक्रो एंड स्मॉल में तो गवर्नमेंट जो है क्रेडिट गारंटी देती है थ्रू मुद्रा योजना, राइट, शिशु तरुण एंड वो जो स्कीम है उसके थ्रू, राइट। बट मीडियम के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इंटीग्रेटेड फाइनेंस विद बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज, अब फाइनेंस से काम नहीं चलेगा, सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट कैसे करना है उसकी नॉलेज भी देनी पड़ेगी। डिजिटल क्रेडिट असेसमेंट यूजिंग जीएसटी, यूपीआई एंड अकाउंट एग्रीगेटर्स इंपॉर्टेंट है। सिडबी, नाबार्ड, स्मॉल फाइनेंस बैंक को सपोर्ट करने की जरूरत है, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है टू सपोर्ट एंटरप्राइज ग्रेजुएशन। अगेन अच्छा कीवर्ड है, मतलब दोबारा बता देता हूँ, स्मॉल एंड माइक्रो एंड स्मॉल को मीडियम में ग्रेजुएट करना, ठीक है, दिस इज एंटरप्राइज ग्रेजुएशन। देन कंक्लूजन यू कैन रीड, राइट। देन आरबीआई का रिसेंटली एक न्यू लोन रिकवरी फ्रेमवर्क आया, ये आया तो अभी जुलाई में ही है, बट मैंने जून की मैगजीन में डाल दिया, इंपॉर्टेंट था, राइट। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये 1 जनवरी 2027 से जो है इफेक्टिव होगा, राइट। तो क्या है अभी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जो रैपिड एक्सपेंशन है किस चीज का, डिजिटल लेंडिंग है, बाय नाउ पे लेटर, अनसिक्योर्ड कंज्यूमर क्रेडिट एंड स्मार्टफोन फाइनेंसिंग। अब तो आपने मोबाइल फोन लिया, राइट, और उस पे किस्तों पे ले लिया, नहीं दिया, तो उसकी वजह से बहुत सारा जो एनपीए हो रहा है, राइट, एंड बहुत सारा लोन जो है रिकवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देन उस अगर रिकवरी नहीं हो पा रही है तो रिकवरी एजेंट क्या करे, हैरेसमेंट कर रहे हैं जो भी प्राइवेट उससे ले रहे हैं, प्राइवेसी वायलेशंस कर रहे हैं। then sometimes they are also even disabling the devices, right। बट अब तक इसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी, ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं था। सो रिसेंटली जो फ्रेमवर्क है, क्या उसका वो है, मेन मोटिव क्या है, टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म, ट्रांसपेरेंट एंड राइट्स बेस्ड रिकवरी मैकेनिज्म। हरासमेंट भी रोकनी है, प्राइवेसी वायलेशन भी रोकना है, रिमोट डिसेबलिंग भी रोकनी है, एट द सेम टाइम रिकवरी को भी इंप्रूव करना है, राइट।
तो इसको बैलेंस करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फ्रेमवर्क। क्या है ऑब्जेक्टिव? फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल loan recovery, regulate the use of technology based devices restriction, protect borrowers from harassment and coercive practices, make banks accountable for outsourced recovery agent, strengthen grievance redressal for and consumer protection. Provisions क्या है? Technology based device restriction. RBI has formally recognized that use of technology based restriction on finance devices. क्या है इसमें? जो भी मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा लोन पे, ठीक है, तो इस मोबाइल फोन को डिसेबल किया जा सकता है इफ यू डू नॉट रीपे द फोन। कंडीशंस है ओनली व्हेन द लोन फाइनेंस दैट स्पेसिफिक डिवाइस। ऐसा नहीं है कि मैंने दो फोन है मेरे पास, इस फोन को मैंने लोन पे लिया, कोई मेरा इस फोन को बंद कर देगा। नॉट दैट, ओनली दिस फोन, दिस डिवाइस मस्ट बी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द लोन एग्रीमेंट। जो लोन एग्रीमेंट साइन होगा उसमें लिखा होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ओनली आफ्टर अकाउंट बिकम्स 30 डेज ओवरड्यू। 30 दिन से पहले नहीं करना है। कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ओनली आफ्टर 60 डेज, मतलब कि ग्रेजुअल होगा, अब्रप्ट नहीं होगा जो रिस्ट्रिक्शन है। देख लेते हैं, कैन बैंक लॉक योर स्मार्टफोन? क्या बैंक कर सकते हैं? यस, बट अंडर सर्टेन सेफगार्ड्स, और वो भी फ्रॉम 1 जनवरी 2027 अंडर दिस फ्रेमवर्क। अभी नहीं कर सकते, ठीक है। क्या है उसकी रिक्वायरमेंट? क्या? ओनली द लोन फाइनेंस डिवाइस जो मैंने बताया मस्ट बी क्लियरली डिस्क्लोज्ड इन द लोन एग्रीमेंट, ठीक है। कैन नॉट लॉक डिवाइस अनरिलेटेड टू लोन। अगर हमने इस पे लोन लिया तो ये हमारे लॉक नहीं कर सकते। परमिटेड ओनली अंडर आरबीआई स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी, जो भी ग्रेजुअल एंड ट्रांसपेरेंट रिकवरी प्रोसेस है उसके अंडर, ठीक है। देन क्या है उसमें आगे? एसेंशियल फंक्शंस को लॉक नहीं कर सकते, ठीक है। इनकमिंग कॉल, एसएमएस, एसओएस फंक्शंस और जो एसेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड है उनको नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते। इमीडिएट रिस्टोरेशन आफ्टर पेमेंट, जैसे ही पेमेंट होती है विद इन एन आवर करना पड़ेगा। डिले अगर करते हैं इसको रिस्टोरेशन को तो 200 रुपीज 250 सॉरी पर आवर का वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। देयर इज आल्सो सम सीलिंग कि लोन अमाउंट से ज्यादा रिकवरी नहीं हो सकती, राइट, कंपनसेशन नहीं हो सकता। देन स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रोटेक्शन, बैंक्स इवन आफ्टर लॉकिंग उसके कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, मैसेजेस, कॉल लॉग्स, लोकेशन हिस्ट्री वगैरह कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता। उसको लॉक कर सकता है डिवाइस को, डिवाइस के कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकता। प्राइवेसी प्रोटेक्शन रहेगी। रिकवरी एजेंट्स अंडर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, जो भी रिकवरी एजेंट्स है, एजेंसीज हैं, उसकी डेफिनेशन को एक्सपेंड कर रहा है। इवन अगर बैंक कोई आउटसोर्स एंटिटीज के थ्रू रिकवरी करवा रहे हैं, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स के थ्रू रिकवरी करवा रहे हैं, तो भी बैंक वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट सो दैट कि वो थ्रेटन ना करे, किसी को हैरेस ना करे। बॉरोवर सेफगार्ड्स हैं, फेयर रिकवरी प्रैक्टिसेस हैं। 8 AM से 7 PM के बीच में ही कॉल करना है, अनलेस अगर बॉरोवर एग्री करता है, उसके अलावा तो वैलिड आइडेंटिटी कार्ड एंड ऑथराइजेशन लेटर। अगर कोई भी जा रहा है रिकवरी के लिए बात करने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई भी चला जाएगा। मस्ट इन्फॉर्म बोरोवर्स दैट रिकवरी रिलेटेड कॉल्स आर बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है। देन प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस, क्या नहीं कर सकते? बेसिक जो डिग्निटी है उसके अगेंस्ट जो चीजें वो नहीं कर सकते। अब्यूजिव थ्रेटनिंग लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते। एनोनिमस और रिपीटेड कॉल नहीं कर सकते। पब्लिक शेमिंग नहीं कर सकते। नेबर्स और कोलीग्स को कांटेक्ट नहीं कर सकते। फैमिली मेंबर्स को हैरास नहीं कर सकते। पब्लिश नहीं कर सकते बोरोवर की डिटेल को सोशल मीडिया पे। और किसी मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली फंक्शंस ऐसे टाइम पे विजिट नहीं कर सकते। बैंक्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बोर्ड अप्रूव्ड रिकवरी पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्रांच टू ब्रांच वेरी नहीं कर सकता। सेंट्रल जो बैंक का बोर्ड होता है उससे अप्रूव्ड होनी चाहिए जो भी रिकवरी पॉलिसी है। क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, सीक्वेंसेस। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। कॉल, जितनी भी रिकवरी कॉल्स है उनकी रिकॉर्डिंग मेंटेन करनी है। ड्यू डिलीजेंस एंड पीरियोडिक ऑडिट्स ऑफ रिकवरी एजेंसी जो भी है वो करना है। एंड प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर बोरोवर फेसिंग जनरल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ठीक है। सिग्निफिकेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, रेगुलेट्स डिजिटल रिकवरी, प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग, इंप्रूव्स अकाउंटेबिलिटी, सपोर्ट्स डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, द डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम, ठीक है। चैलेंजेस अगेन, कंप्लायंस बाई आउटसोर्स्ड एजेंसीज है वो अभी भी मुश्किल है उनको मॉनिटर करना। बैलेंसिंग लेंडर्स रिकवरी राइट्स एंड बोरोवर्स डिजिटल एक्सेस, इसको बैलेंस करना नॉट अ इजी थिंग, राइट। अवेयरनेस अमंग बोरोवर्स रिगार्डिंग देयर राइट्स, ये कैसे इंश्योर करेंगे? दैट इज अगेन अवेयरनेस जनरेशन भी एक चैलेंज है।
इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज रहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड रिस्ट्रिक्शन जो बात कर रहे हैं हम फोन को लॉक करने की एंड ग्रेजुअल लॉकिंग की, दैट माइट नॉट बी अभी उतने टेक्नोलॉजिकली मतलब उतना इजी नहीं होगा उसको इम्प्लीमेंट करना। साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रिवेसी, जैसे बोल तो दे कि डेटा वो नहीं करना है, मतलब एक्सेस नहीं करना, बट अगर कोई एक्सेस करेगा तो हाउ कैन वी नो एंड इट कैन बी यूज्ड, राइट। तो ये सारी चीजें अभी भी चैलेंजेस है। देन वे फॉरवर्ड, जैसे मैंने बताया कि अवेयरनेस नहीं है तो स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, रेगुलर आरबीआई ऑडिट, डेफिनेटली improve digital governance, redressal mechanism, responsible lending and transparent loan documentation। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, जो लोन डॉक्यूमेंट्स हैं वो मतलब या तो लोग इलिटरेट होते हैं, इवन इलिटरेट क्या हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप अगर कभी लोन लेने जा रहे हैं तो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट होता है वो पढ़ते थोड़ी है, राइट। तो उसको भी थोड़ा छोटा करने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंट लोन डॉक्यूमेंटेशन, ताकि सामने वाला समझ सके, पढ़ सके उसको। एंड देयर इज ऑल्सो प्रोसीजर कि जो भी लोन लेते हैं अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो द बैंक ऑफिसर मस्ट एक्सप्लेन देम ऑल द क्लॉज ऑफ द लोन, ठीक है, जो कि नहीं होता है, इन प्रैक्टिस नहीं होता है। यूज टेक्नोलॉजी फॉर रिकवरी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्राइवेसी एंड डिग्निटी, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड देन अगेन अ कंक्लूजन, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज फार्मास्यूटिकल सेक्टर, राइट। तो इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, लेट्स हैव अ लुक। एंड क्या है इंडिया का डेटा, अगेन यूज दिस डेटा, यूज द कीवर्ड्स फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इन योर आंसर्स। तो अभी क्या है, पोटेंशियल क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का, अभी जो है अराउंड $60 बिलियन है, जो 2030 तक $120 बिलियन हो सकता है, ह्यूज पोटेंशियल, डबलिंग विद इन 4 years, राइट। इतना है जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिसेंटली बोला, मतलब राइट। देन इवोल्यूशन ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पहले उतना स्ट्रांग नहीं था, बट 1970 में इंडियन पेटेंट एक्ट आया, उसकी वजह से जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री काफी प्रमोट हुई। देन 1995 में डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स रिजीम आई, इसकी वजह से प्रोडक्ट पेटेंट इंट्रोड्यूस हुआ, दैट आल्सो बेनिफिटेड इंडिया अ लिटिल। देन 2005 में प्रोडक्ट पेटेंट रिजीम है वो इंप्लीमेंट हुआ, बट कंपल्सरी लाइसेंसिंग भी आ गया। कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या है, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट ड्रग है, कोई लाइफ सेविंग ड्रग है, एक्स कंपनी की वाई ड्रग, ठीक है, जो पेटेंटेड है, right? So if it is a life saving and under specific circumstances, government can ask any company Z or authorize any company Z to manufacture this Y for specific purposes and under limited, you know, प्रोडक्शन। वो उसको मतलब कि कमर्शियल प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट स्टिल एक तो किसी और की पेटेंटेड मेडिसिन को भी करवाया जा सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है। इसको कंपल्सरी लाइसेंसिंग बोलते हैं, बेसिक बता दिया। वी विल हैव दिस कंपल्सरी लाइसेंसिंग जब हम साइंस एंड टेक का प्रीलिम्स का अलग से क्लासेस करेंगे उसमें, राइट। देन 2014 के बाद में मेक इन इंडिया, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव्स के अंडर काफी इंप्रूव हुआ है। देन 2026 में इनोवेशन है, बायोलॉजिकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है। देन एआई ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अभी हमारा टारगेट क्या, फ्रॉम जेनरिक्स टू ग्लोबल लीडरशिप, ठीक है, क्योंकि अभी भी हम जेनरिक ड्रग्स पे ही वो है, राइट। विजन क्या हमारा, आत्मनिर्भर भारत इन फार्मा, बेटर हेल्थ फॉर द वर्ल्ड, राइट। तो ये यूज किया जा सकता है इन योर आंसर्स, राइट। तो इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन होती है इंडिया में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनरिक मेडिसिन बाय वॉल्यूम, इंडिया supplies 65 to 70% of WHO's वैक्सीन रिक्वायरमेंट। अब WHO की बहुत ज्यादा वैक्सीन रिक्वायरमेंट है, उसका इतना परसेंट हम दे रहे हैं, दैट मींस डेफिनेटली वी आर वर्ल्ड्स फार्मेसी। वर्ल्ड के 25 लार्जेस्ट जेनरिक मैन्युफैक्चरर कंपनीज जो है फार्मास्यूटिकल, उनमें 10 इंडिया में है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूएस एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है आउटसाइड यूएस से इंडिया के अंदर है। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वैक्सीन एंड बायोसिमिलर इंडिया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। सेगमेंट्स क्या क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, रिटेल एंड ई फार्मेसी, इन सब में बहुत ग्रोथ है इंडिया के अंदर। देन अगेन यूज दीज वर्ड्स। देख लेते हैं क्या है इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मार्केट साइज अराउंड आज $60 बिलियन है, पोटेंशियल $120 बिलियन का, डबलिंग इन 4 years। WHO की 65 to 70% ऑफ WHO डिमांड इंडिया सप्लाई करता है वैक्सीन की। जेनरिक मेडिसिन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाय वॉल्यूम,
US approved plants highest outside USA. Exports as US dollar 27.85 billion का, that is a huge export potential. Largest generic medicine है, ये सारा हम बात कर चुके हैं. Exports to around 200 plus countries and emerging leader in biosimilars and biologicals. Biosimilars और biologicals क्या होते हैं, ये again science and tech में हम करेंगे, right? Then क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के? स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, अफोर्डेबल है जेनरिक मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड है, कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ड्यू टू वेरियस पॉलिसीज. क्या क्या पॉलिसीज है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स है, प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स है, नेशनल बायोफार्मा मिशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स. इनकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हुई है. इनोवेशन बहुत है इंडिया में, बायोसिमिलर्स है, प्रिसीजन मेडिसिन है, सेल एंड जीन थेरेपी है, एआई ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी. बेसिकली ये सारी चीजें मेंस के हिसाब से कीवर्ड्स इज सफिशिएंट, आपको बहुत ज्यादा उसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. प्रीलिम्स पार्ट जब हम करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, राइट? देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हम इनकी बात कर चुके हैं, क्या क्या है इनके बारे में आप देख लिए, ठीक है? यू कैन राइट वन सेंटेंस. चैलेंजेस, अभी भी जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं 70% एंड मोस्टली फ्रॉम चाइना. लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज भी उतना स्ट्रांग नहीं है. हम जेनरिक मेडिसिन सप्लाई में बहुत आगे हैं, बट ब्रांडेड में या रिसर्च में स्टिल वी आर लैकिंग. रेगुलेटरी कंप्लायंसेस अभी भी इशू रहता है, ठीक है? जो यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन है, यूएस एफडीए वगैरह है, इनके कुछ कुछ कंप्लायंस इश्यूज रहते हैं, इनकी वजह से हम इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं. देन प्राइस कंट्रोल, देयर इज ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, बट स्टिल जो है प्रॉफिटेबिलिटी और इनोवेशन को बैलेंस करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है? बहुत सारी मेडिसिन होती है जिनके रिसर्च में बिलियंस ऑफ डॉलर लग जाते हैं, राइट? एंड देन आफ्टर दैट द प्राइसिंग विल बी एन इश्यू, क्योंकि उनको अगर रेगुलेट कर देंगे प्राइसेस को बहुत ज्यादा, तो इंडस्ट्रीज विल नॉट बी प्रॉफिटेबल एंड उसी लिए बहुत ज्यादा रिसर्च जो है वो कम हो जाएगी. दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम होती है न्यू मेडिसिन की. देन ग्लोबल कंपटीशन फ्रॉम चाइना, यूरोप एंड अदर इमर्जिंग फार्मास्यूटिकल हब्स. रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है वे फॉरवर्ड में. एपीआई मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा क्योंकि वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर लॉन्ग. इंक्रीज इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. बायोलॉजिकल, बायोसिमिलर्स एंड प्रिसीजन मेडिसिन जो इंडिया में अभी इमर्जिंग है, इस पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, प्रमोट करना पड़ेगा. एआई इन डिजिटल टेक्नोलॉजी इन ड्रग डिस्कवरी टू रिड्यूस द टाइम एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तभी जो है प्राइस कंट्रोल कर पाएंगे. improve regulatory compliance through good manufacturing practices. GMP इंडिया में है, बट समटाइम्स मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, दे आर वर्किंग आउटसाइड. बहुत बार ऐसा होता है कि ड्रग्स को रिकॉल करना पड़ जाता है, दैट इज एन इशू. एमएसएमईज को मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को जो है, जो एमएसएमई के अंडर फार्मास्यूटिकल्स हैं, उनको स्केल अप करने की जरूरत है, क्योंकि अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज अगर स्मॉलर लेवल पे होंगी तो प्राइसिंग जो हाई होएगा, right? And India being a emerging economy, still a lot of people under poverty line, so pricing is an issue, and then global competitiveness में भी issue आएगा, right? Then last topic of this magazine is funding India's climate future, GS3, ठीक है? environment climate change में. तो इंडिया अभी लो कार्बन इकोनॉमी, क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिट करने की कोशिश कर रहा है. तो व्हाट इज द कॉस्ट, राइट? So it says that until 2030, means next 4 to 5 years, at least 2.5% of GDP जो है ग्रीन फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है इंडिया की, सिर्फ फाइनेंसिंग. एंड उसको एडेप्टेशन, सिर्फ एडेप्टेशन के लिए भी 85.6 लाख करोड़ की जरूरत है इन नेक्स्ट 4 years, and that is a huge amount needed, right? अभी ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर क्या है रिसेंटली? तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स जो है COP29 में जो हुए उसका, तो न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल कितना है? एटलीस्ट $300 बिलियन एनुअली बाय 2035, ठीक है? फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज. तो डेवलप्ड कंट्रीज इतने पैसे फॉर डेवलपिंग कंट्रीज देंगे फॉर क्लाइमेट फाइनेंस अंडर COP29 ये हुआ है, राइट? देन व्हाट इज क्लाइमेट फाइनेंस? क्लाइमेट फाइनेंस जो होते हैं जनरली दो तरह के डायमेंशन है. क्या होता क्या है? पब्लिक, प्राइवेट एंड ब्लेंडेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज मोबिलाइज्ड फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस. दो तरह के, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन. मिटिगेशन में क्या आता है? एक्शंस दैट रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड लिमिटेड ग्लोबल वार्मिंग.
एंड एडेप्टेशन क्या होता है? एक्शंस दैट हेल्प कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम अडेप्ट टू क्लाइमेट। ये तो क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए यानी क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, राइट? रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, एनर्जी एफिशिएंसी, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनेशन, दीज आर मिटिगेशन मेजर्स। एडेप्टेशन के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जो हो चुका है उसी के अंडर एग्रीकल्चर करना, फ्लड एंड साइक्लोन प्रोटेक्शन, वाटर सिक्योरिटी, हीट एक्शन प्लान्स, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज एडेप्टेशन, ठीक है? पब्लिक फाइनेंस प्लस प्राइवेट फाइनेंस प्लस ब्लेंडेड फाइनेंस, ये जरूरी है क्लाइमेट फाइनेंस के अंदर, ठीक है? ऑल्सो यू कैन यूज दीज कीवर्ड्स इन योर कंक्लूजन, क्लाइमेट फाइनेंस टुडे, रेजिलिएंट टुमारो, राइट? अब इंडिया का आर्किटेक्चर कैसा है? क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी, ठीक है? तो इंडियन गवर्नमेंट अभी क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी को डेवलप कर रही है। टैक्सोनॉमी होता है डेफिनेशन प्रॉपर, राइट? क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड क्लाइमेट अलाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इंप्रूव द फ्लो ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, ठीक है? ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2025 में लॉन्च किया है, रिलीज किया है बजट के अंदर। टैक्सोनॉमी क्यों चाहिए? अगर मतलब कॉमन डेफिनेशन एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होगा, ग्रीन वॉशिंग नहीं हो पाएगी। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है कि ये बोल के काफी सारी कंपनीज ये बोल के कि हमारा प्रोडक्ट जो है ग्रीन है, ग्रीन मींस टेक्नोलॉजी, वी हैव यूज्ड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, और अपना नॉर्मल प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं। तो इस अगर प्रॉपर डेफिनेशन होगी कि ग्रीन है क्या, तो ग्रीन वॉशिंग के चांसेस कम होंगे, राइट? क्योंकि डिस्गाइज नहीं कर पाएंगे, राइट? देन बेटर कैपिटल एलोकेशन, मोर क्लाइमेट फाइनेंस, तो इसलिए टैक्सोनॉमी जरूरी है। देन सेकंड इज सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए। तो इंडिया के बॉन्ड, डोमेस्टिक ग्रीन बॉन्ड मार्केट को इंप्रूव करने में भी हेल्प कर सकते हैं। देन ब्लेंडेड फाइनेंस, पब्लिक का कंसेशनल कैपिटल प्लस प्राइवेट कैपिटल कैन बी यूज्ड किस चीज में? क्लाइमेट ग्रीन हाइड्रोजन में, सॉरी, क्लीन टेक्नोलॉजी में, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स में यूज किए जा सकते हैं। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहां से लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, कंसेशनल लोन्स, रिस्क गारंटीज, टेक्निकल असिस्टेंस ये ले सकते हैं। प्राइवेट एंड इंस्टीट्यूशनल कैपिटल है, कहाँ से? बैंक्स के थ्रू, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल, इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स, यहाँ सबसे प्राइवेट और इंस्टीट्यूशनल कैपिटल को यूज किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ट्रांसफॉर्म क्लाइमेट फाइनेंस फ्रॉम गवर्नमेंट लेड मॉडल इनटू होल ऑफ इकोनॉमिक फाइनेंस। सिर्फ गवर्नमेंट ही क्लाइमेट फाइनेंसिंग नहीं करेगी, होल इकोनॉमी जो है दैट शुड रिवॉल्व अराउंड फाइनेंसिंग द क्लाइमेट, इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? की एरियाज क्या है? क्लीन एनर्जी, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन मोबिलिटी, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, रेजिलिएंट सिटीज एंड एडेप्टेशन। पढ़ लेना इसके आगे वाली चीजें, you will have a lot of examples to write. मेजर इनिशिएटिव गवर्नमेंट के, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम, पीएम सौर्य घर, देन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी जो हमने बात की, पीएलआई प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, ये सारे अभी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। देन मेजर चैलेंजेस, हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? एडेप्टेशन फाइनेंसेस पैराडॉक्स। मिटिगेशन प्रोजेक्ट है जो सोलर फार्म्स कैन जनरेट प्रेडिक्टेबल रेवेन्यूज, डेफिनेटली, राइट? बट जो एडेप्टेशन फंड्स है, राइट, जो हीट रेजिलियंस है, ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस है, ये क्या है कि सोशल इन्वेस्टमेंट है, यहाँ फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं है। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये चीज लेके आए, दैट गेट्स डिफिकल्ट, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स विल लुक एट सर्टेन प्रॉफिट, ठीक है? मिटिगेशन वाली तो जो भी चीजें हैं, ग्रीन एनर्जी की हमने बात करी, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करी, एवरीथिंग दैट विल जनरेट सम काइंड ऑफ रेवेन्यू, बट जो भी एडेप्टेशन है वो रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा, तो इसलिए प्राइवेट कंपनीज को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। देन टेक्नोलॉजी रिस्क, वेरियस जितनी भी ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये मार्केट अनसर्टेनिटी है, क्योंकि पता नहीं चला कब वो क्योंकि जितनी रैपिडली इवॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजी, एनीथिंग, मान लो एडवांस बैटरीज हैं, आज जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, एडवांस बैटरीज हैं, वो कल को एब्सोल्यूट हो सॉरी ऑब्सोलीट होगी, राइट? देन इट इज अ ह्यूज रिस्क इन इन्वेस्टमेंट। ग्रीन वॉशिंग जो मैं आपको बता चुका, राइट? विदाउट स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन, क्योंकि स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन है नहीं, तो जो सो प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्रीन नहीं भी है उनको ग्रीन लेबल कर दिया जाता है। देन फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, ठीक है? इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन, स्टेट, प्राइवेट एक्टर्स बहुत सारे हैं, तो प्रॉपर एक आर्किटेक्चर नहीं है, प्रॉपर एक डिफाइंड चैनल नहीं है, तो दैट इज अगेन अ डिफिकल्टी। देन लिमिटेड एक्सेस ऑफ लोन, एमएसएमईज एंड लोकल गवर्नमेंट, उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा है टू
ब्रिंग दीज थिंग्स। क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? डीप ग्रीन फाइनेंस मार्केट, जिसमें हमने बात की बॉन्ड्स वगैरह है, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनोमी जो है 2025 से विद इन पाइपलाइन है, उसको जल्दी से जल्दी अगर किया जाए एंड डिफाइन किया जाए प्रॉपर, तो ग्रीन वॉशिंग को हम रोक सकते हैं, राइट। डी रिस्क प्राइवेटाइज्ड इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट गारंटी के थ्रू, वायबिलिटी गैप फंडिंग, फर्स्ट लॉस मैकेनिज्म, ब्लेंडेड फाइनेंस, इन सब के थ्रू प्राइवेट कैपिटल को क्राउड इन करना है, तो ये सारे रिस्क जो है कवर करने पड़ेंगे। देन India should push for greater lending capacity, lower cost finance and improved risk sharing mechanism for multilateral institutions। ठीक है, तो जो multilateral development banks हैं उनको strengthen करने की जरूरत है। उसके बिना क्या होगा कि lending capacity कम रहे, अभी उनको हाई कॉस्ट पे फाइनेंस मिल रहा है तो वो कैसे देंगे? रिस्क शेयरिंग है, अगर कोई मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है, अगर वो हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी रिस्क तो शेयर करनी पड़ेगी, राइट। तो वी शुड पुश। देन एडेप्टेशन को प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। डेडिकेटेड फाइनेंशियल विंडोज फॉर वाटर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, डिजास्टर रेजिलियंस एंड कोस्टल प्रोटेक्शन। अगेन जो मैंने बताया था, दैट इज एन इश्यू, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई इंसेंटिव्स नहीं होता है, राइट। देन स्टेट लेवल क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। अभी क्या सेंट्रल लेवल पे सारा काम तो नहीं हो सकता, स्टेट्स को भी डेवलप करने की जरूरत है। देन ट्रांजिशन फाइनेंस, कोल डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उनको डेडिकेटेड सोर्सेज चाहिए, रीस्किलिंग, ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल प्रोटेक्शन, और इन सब के लिए ट्रांजिशन फाइनेंस की जरूरत है। ट्रांजिशन फाइनेंस में अगर जो भी नॉन ग्रीन टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं उनको ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे ट्रांजिशन करने के लिए जो फाइनेंस चाहिए, राइट। सो ये सारा अगर आप देखेंगे तो 6 टॉपिक्स आज हमने कवर किए, सारे टॉपिक जीएस पेपर 3 के थे। पिछले में हमने जीएस पेपर 2 के टॉपिक्स कवर किए हैं, राइट। सो वी विल कंटिन्यू लाइक दिस। जुलाई की मैगजीन भी जल्दी ही वी विल स्टार्ट, और जून की मैगजीन है हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप जितने भी आपके सजेशन है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, टेलीग्राम पे डाल सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी ज्ञान मीमांसा 11@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।